तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ और फ्लक्स के बारे में पहले जनरल पढ़ेंगे कि ये फ्लक्स का मतलब क्या होता है ना। क्योंकि देखो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हो, है ना। बाद में चैप्टर नंबर 4 में तुम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे तो कुछ और फ्लक्स पढ़ोगे, है ना। तो फ्लक्स एक कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। अब ये जो फ्लक्स वर्ड है ये एक्चुअली में डिनोट क्या करता है ना, ये हम लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा। ओके, किसी को बेसिक्स आइडिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? एक बेसिक क्वेश्चन है ना। फ्लक्स तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, बताओ। भैया, हाँ। फॉरनर कितने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही नहीं है, नहीं, पास मैं कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्लक्स पूछ रहा हूँ। वो फ्लक्स कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, किसी फोर्स का फ्लक्स हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? सिर्फ फ्लक्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। मैंने तुमसे भैया, पूछ। फ्लक्स एक प्रॉपर्टी है। हाँ, क्या है बताओ। वो तो हमें ही मालूम है, क्या बताता है फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? भैया, फ्लक्स प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नहीं, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टी होती है, फोर्स की भी प्रॉपर्टी होती है ये। है ऐसा किसी मैं किताब में कहाँ लिखा है? बताऊँ, वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है ये। हाँ, किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिनोट क्या करता है? वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसका काम क्या है? साइड। क्या साइड? मतलब कुछ भी बोल जा रहे हो, है ना। फ्लक्स इम्प्लाइज दैट सम काइंड ऑफ फ्लो, सम काइंड ऑफ फ्लो, किसी भी चीज़ के फ्लो को हम क्या कहते हैं भाई? फ्लक्स कहते हैं। मान लो हमने बर्नौली में पढ़ाया था, बर्नौली में हमारे पास पाइप थी इस तरीके से, याद आ रहा है कुछ? इस तरीके से, है ना। और यहाँ से जो अमाउंट निकल रहा था वाटर का, दैट इज़ फ्लक्स, है ना। तो अगर यहाँ से वाटर निकल रहा तो वाटर का फ्लक्स, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। तो फ्लक्स इज़ द समथिंग काइंड ऑफ फ्लो, है ना। ये क्या है? कोई काइंड है फ्लो का, ठीक है ना। और ये फ्लो किसी भी चीज़ का हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता है, किसी फोर्स का हो सकता है, या किसी सब्सटेंस का हो सकता है। दैट इज़ फ्लक्स। तो ये फ्लक्स एक जनरल टर्म था, ठीक है ना। तो फ्लक्स मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। अब फ्लक्स समझाने के बाद अब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैं जनरल बातें लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। द टर्म फ्लक्स, द टर्म फ्लक्स implies that some kind of flow, ठीक है ना। और फ्लक्स प्रॉपर्टी बताया किसी भी वेक्टर फील्ड की, राइट। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ, यहीं से कॉमा डाल के लिख देता हूँ, रुको। यहीं से लिख देता हूँ मैं फुल स्टॉप करके। फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये चीज़ हो गया तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग डेफिनेशन देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा जो नॉर्मली किसी एरिया से क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा, ठीक है ना। डैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो मैंने ये इतना एरिया ले लिया है, सपोज डैट इतना एरिया ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है अगर, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, डैट इज़ फ्लक्स। इनके अमाउंट को मैं क्या कह दूंगा? फ्लक्स कह दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
the electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force. Total number of the total electric lines of force passing normally through that area. ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखो, सपोज डैट मेरे पास यहाँ पे मैं एक एरिया बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं मान लो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा हूँ। ठीक है ना, जिसको मैंने यहाँ पे कह दिया ई वेक्टर से डिनोट कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो होता है हम लोग के पास फाई ई। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा फाई ऑफ ई इजिकल टू ई, और क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। ये चीज़ हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अब व्हाट इज़ डेल्टा एस, है ना, ये देखना पड़ेगा डेल्टा एस आपके पास है क्या। डेल्टा एस एक्चुअली में एरिया है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने अभी ये बनाया है, मान लो ये चीज़ बनाया है मैंने, ये चीज़ बनाया है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक इसका नॉर्मल कहाँ है, इसका नॉर्मल कहीं इस तरीके से जा रहा होगा, 20 से इस तरीके से नॉर्मल वेक्टर जा रहा है, राइट। इसको हमने कह दिया एन कैप, राइट। और ये है आपके पास एरिया। ठीक है ना, मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये आपके पास है एरिया। तो इसको एरिया कह दिया हमने, इस पूरे को ले लिया हमने एरिया, और इस एरिया का एक सिंबल दे दिया हमने डेल्टा एस, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं से निकल रहा है वाइट कलर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा देता हूँ मैं। इसी ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल के डायरेक्शन में निकल रहा है। तो ये बताओ सरफेस का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है। तो थीटा कितने डिग्री का होगा बताओ, 0 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो इस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ 0 डिग्री नहीं बना रहा होता, मानने कोई और एंगल बना रहा होता, है ना, तब क्या होता, है ना, तब क्या होता। देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो सपोज डैट इस तरीके से निकल रही होती, इस तरीके से निकल रही होती, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही होती, है ना, और नॉर्मल तुम्हारा इस तरीके से होता, तब क्या होता। तो तुमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, डेट इज़ थीटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल्स के बीच में एक एंगल आ जाता है, डेट इज़ थीटा। कौन आया, थीटा आ जाता। तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता, और ये हमारा एरिया होता डेल्टा एस। तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला बनता डेल फाई ई का, वो ये बनता, बस कुछ नहीं है, थीटा आ जाता, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता, डेल फाई ई इजकल टू में,
है ना, ई कॉस थीटा, है ना, इनटू में एरिया वेक्टर, इस तरीके से आ जाता। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ई डेल एस कॉस थीटा, और डेल्टा मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सिंपली इस तरीके से डिनोट कर सकते थे, ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर सकते थे हम लोग। ठीक है ना, याद है तुम्हें? भैया समझा नहीं मैं। कब, कौन बोल रहा है? हिमांशु बोल रहा है। भैया देखो दो चीज़ है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है और एक सरफेस का नॉर्मल देखना है, दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, दो चीज़ें देखो यहाँ पर, मैं फिगर दोबारा बना रहा हूँ। ठीक, मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ, समझो इसको। ये समझना जरूरी है, थीटा देखना आना चाहिए सबको। भैया मेरे में स्क्रीन थोड़ा बाहर आ जाओ, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मान लो कि मेरे पास कोई सरफेस है। ठीक, ये सरफेस है मान लो। ठीक है मानसू, ये देख, ये सरफेस है मेरे पास। ठीक, अब देखो इस सरफेस का नॉर्मल, ठीक है, कहाँ पे होगा? कहीं इसी के सामने होगा, है ना, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे को, उस नॉर्मल को। तो उस नॉर्मल को मैंने यहाँ से ऐसे दिखा दिया। ठीक है, एन कैप। इतनी बात समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है, अब मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तेरे पास इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना। तो अब बताओ फील्ड नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? फील्ड नॉर्मल के बना साथ रहा एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल बनाएगा ये थीटा बनाएगा, राइट। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा इंटू में डेल्टा एस, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स का, है ना। तो पता चल जाएगा कि इस सरफेस एरिया से, इस सरफेस एरिया से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ब्लू कलर में दिखाया मैंने, ये कितने पास हो रहे हैं, इनकी अमाउंट पता चल जाएगा मुझे। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, है ना। और जब भी हमने क्लास अच्छा 11 तो ये ई डॉट, डेल्टा ये फाई ई है, ये यही डिनोट करता है। हाँ, ये इसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल ठीक। है। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री बना रहा होता तो फॉर्मूला ये आ रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ अगर 0 डिग्री बना रहा होता। अगर नहीं बना रहा है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। क्लियर हो गया? हाँ भैया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अगर मान लो मेरे पास सरफेस कुछ अलग होता, मान लो कुछ सरफेस, मैं यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है एक यूनिफॉर्म सरफेस है, यहाँ भी ऊपर भी क्या बनाया था मैंने? एक यूनिफॉर्म सरफेस बनाया था। अगर मैं एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस ले लेता हूँ और उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, ये चीज़ तुम्हें देखना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, लिख देता हूँ, रुक जाओ, पीला पेन कहाँ गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। अगर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म होता, है ना, मान लो कुछ इस तरीके से सरफेस होता हमारे पास, इस तरीके से होता, है ना, इस तरीके से होता, ये इससे भी बेकार होता, इस तरीके से, इस तरीके से सरफेस होता हमारे पास, ठीक है ना। और इस सरफेस से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब फ्लक्स निकालना होता मुझे, तो मैं कैसे करता? अब तो सरफेस एरिया क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो क्या होगा? हम लोग एक छोटा सा एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, एक क्लोज एरिया छोटा सा कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो मान लो
इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पर, है ना, मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं छोटा सा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, इसको मैंने कह दिया DS1, स्मॉल एरिया, ठीक है ना। और मान लो इसका नॉर्मल कहीं इस साइड जा रहा होता, ठीक है, बात समझो मेरी, इसका नॉर्मल कहाँ जा रहा है, कहीं इस साइड जा रहा है। 3D फिगर नहीं बना सकता हूँ, एज्यूम कर लो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस डायरेक्शन में निकल रही होती, है ना, मैंने इसको कह दिया E1, ठीक है। और इनके बीच में अगर एंगल बन रहा होता थीटा, ठीक है, अगर ये बन रहा होता, है ना, तो उस केस में जो मेरे पास फाई 1 आ रहा होता, है ना, मेरे पास उस केस में जो फाई 1 मतलब इस सरफेस से, है ना, ये सरफेस को 1 मान लिया है, इस सरफेस से मुझे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही होती वो इस फॉर्म में निकल रही होती, किस फॉर्म में, E1 वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, है ना, इस फॉर्म में निकल रही होती है हमारे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब मान लो ऐसे ही मैं नंबर ऑफ सरफेस ले लेता मेरे पास, जिस तरीके से मुझे इस सरफेस के द्वारा फाई 1 मिल गया है, इसी तरीके से मान लो नंबर ऑफ सरफेस लेता मैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये पूरा सरफेस ले लेता, है ना। और उन सबको मैं अगर सारे फ्लक्स को मैं कैलकुलेट कर देता, तो क्या मुझे इस पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स मिल जाता? हाँ जी भैया। हाँ भैया। ठीक है, बात समझ आ गई ना। जैसे मैंने इस सरफेस के लिए फाई 1 निकाल लिया है, उसी तरीके से मैं इस सरफेस के लिए फाई 2 निकाल लेता, इस सरफेस के लिए फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 6, फाई 7, ऐसी नंबर ऑफ टाइम्स मुझे क्या करना पड़ता भाई, फाई को ऐड करना पड़ता। अगर मैं सारे फाई को ऐड कर देता तो मैं इस पूरे सरफेस का डेल फाई निकाल सकता था, सारे फाई को ऐड करने पर। बात समझ में आया कुछ? हाँ भाई, समझ में आया कुछ? हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। ठीक है, तो ये है इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। देखो थ्योरी में कुछ नहीं है, यही चीज़ आपको अगर समझ में आती है ना मेरी बातें, है ना, तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, है ना। बाकी थ्योरी लिखने में कुछ वो नहीं है, किताबी भाषा पे मत जाओ, हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए निकालना कैसे है, ठीक है। और इसका बहुत काम है, ग्रेजुएशन में अगर तुम जाते हो और वहाँ फिजिक्स ऑनर्स करते हो तो ये चीज़ तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कहाँ यूज़ की जाती है मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में ग्रेजुएशन में कहाँ यूज़ की जाती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से, ठीक, और ये मुझको दे रखा है 4 यहाँ से यहाँ तक का, और ये मुझे 3 दे रखा है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, है ना, योर साइड निकाल सकता हूँ ना एक्स, पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ भैया। अगर मुझे ये ऐसे दे रखा Yes. होता, ये मुझे ऐसे दे रखा होता 4 और ये 3 और ये ऐसे जा रहा होता, तब मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड नहीं निकाल सकता हूँ। तो उस केस में मुझे ये फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है ना। अब मैं उतना भारी फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है ना, बस मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आगे इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो तुम मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, फ्यूचर में कैसे पढ़ना है तुम्हें, तो इसलिए ये थोड़ा ज़रूरी है। तो ये तो बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से तुम निकाल लोगे, लेकिन अगर इस तरीके का सरफेस दे रखा हो नॉन यूनिफॉर्म, तो ये एक्स निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, फ्लक्स की आइडेंटिटी को यूज़ करके निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेंगे हम लोग, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, फिर यहाँ तक का निकालेंगे, फिर यहाँ तक का, और फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है ना। इस तरीके से काम करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं तुम लोगों से, लेकिन वो इतना टफ नहीं होगा जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तुम लोग। तो ध्यान रखो, ये चीज़ आगे पढ़ोगे अगर फिजिक्स ऑनर्स करोगे तो, ठीक है ना। मैथ में भी थोड़ा बहुत है ये सब, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैथ में भी है। तो मैथ वालों को तो पढ़ाना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स वाले समझ जाते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से समझाई जा रही है। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ एक बार, मैं दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्टेटमेंट लिखना है फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए,
ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन केस द फील्ड E इज नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म सरफेस से तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड निकलेगी, है ना। तो वी कंसीडर a closed surface S lying inside the field, lying inside the field। उस डायग्राम को, जो डायग्राम मिटाया है ना, उस डायग्राम को बनाने के लिए सब बातें हैं, ठीक है ना। एज सॉन इन फिगर, एज सॉन इन फिगर, ठीक है ना। ओके, फिर हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था सरफेस को छोटे छोटे सरफेस में, है ना। डेल्टा S1 में, डेल्टा S2 में, डेल्टा S3 में डिवाइड किया था हम लोगों ने। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ वी कैन डिवाइड divide the surface S into small area, elements। स्मॉल एलिमेंट्स क्या हो गया पर, डेल S1 कॉमा डेल्टा S2 कॉमा डेल्टा S3 डॉट 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 डेल्टा SN। इस तरीके से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने उस पूरे सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को, है ना। और उन सब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है E1 E2 E3 डॉट 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 EN है ना। तो लेट द corresponding electric fields at these elements be क्या है आपके पास, E1 E2 E3 डॉट 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 EN, ठीक है। तो क्लोज सरफेस हमारे पास कौन सा था, क्लोज सरफेस हमारे पास इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था हमारे पास क्लोज सरफेस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्लोज सरफेस S, इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोज सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, ठीक है भाई। और इस क्लोज सरफेस को निकालने के लिए मुझे छोटे छोटे सरफेस लेने होंगे, जैसे कि मैंने लिया था। तो यहाँ पे छोटा सा सरफेस ले लूँगा, इसको मैं करूँगा DS1 और यहाँ से नॉर्मल निकाल लूँगा ऊपर के साइड, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूँगा मैं किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा गया होगा, ठीक है ना। और फील्ड थीटा ले लूँगा इनके बीच में थीटा हो जाएगा इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो ये पहले सरफेस के लिए कंडीशन है। इसी तरीके से हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे सरफेस होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S, मतलब पूरे सरफेस से, इस पूरे डायग्राम का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो इसके जैसे छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, उन सबके फ्लक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। थ्रू द सरफेस S विल बी, तो नेट फ्लक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ, टोटल फ्लक्स अगर मुझे निकालना है, तो पहले सरफेस का फ्लक्स लेना पड़ेगा मुझे, प्लस दूसरे सरफेस का लेना पड़ेगा मुझे, है ना। इसी तरीके से मुझे नंबर ऑफ सरफेसेस का लेना पड़ेगा फ्लक्स, और सारे को ऐड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, मैंने क्या किया, सबमिशन किया है। किसका सबमिशन किया है भाई मैंने, E
डेल्टा एस का समीशन किया है। और कब किया मैंने, 1 से करना स्टार्ट किया है ना। तो इंटेजर आई इजकल टू 1 से करना स्टार्ट किया मैंने, और कब तक किया है, नंबर ऑफ टर्म्स तक किया मैंने। तो हायर टर्म क्या हो गया, एन। चलो ये लिखना तो आता होगा तुम्हें, ठीक है ना। इस सुपर पोजिशन में भी पढ़ा है मैंने ऐसा, और क्लास 11th में भी पढ़ा है मैंने। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ। ठीक है, अब मान लो, अब यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है ना। अब कंडीशन कह रहा हूँ कि मान लो कि नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, इन्फिनाइट है, बहुत ज़्यादा है ना, तब क्या होगा, है ना। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, व्हेन द